नमस्कार। चलिए, अब हम परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये जो पुनरावर्तन हो रहा है उससे आप अभी तक जितना सीख चुके, पढ़ चुके, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो व्याकरण से शुरू करते हैं। तो व्याकरण में हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले वचन परिवर्तन से करते हैं। तो वचन परिवर्तन के अंतर्गत हमने देखा था कि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, द्विवचन तो होता ही नहीं है। तो ये दो वचन है, एक वचन का आपको बहुवचन करना है, बहुवचन का एक वचन करना है, बस सिंपल है। हाँ, उसके अंतर्गत कई नियम आते हैं, हमने नियम देखे। नियम को याद नहीं रखना है, हमें उदाहरण याद रखने के, भाई कैसे बनता है। ताला तो ताले, दरवाजा तो दरवाजे, घोड़ा तो घोड़े। इसके बाद उस पर से हम नियम निकाल सकते कि भाई ये आकारांत है, पुल्लिंग, उसका बहुवचन करने के लिए आका में ए कर देना है। ये बाद में नियम निकालेंगे, पहले उदाहरण को समझना चाहिए। भाई ताला है, लड़का है, घोड़ा है, बेटा है, उसका बहुवचन क्या होता है वही हमें याद रखना है। नियम याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे ऐसे भी कई नियम देख एग्जाम्पल ही आकारांत स्त्रीलिंग की बात करिए, पुल्लिंग था, अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कि लता शब्द है, उनका बहुवचन होता है लताएं। तो उसमें क्या हुआ कि था, उसका ए कर दिया। कन्या तो कन्याएं, बाला तो बालाएं, महिला तो महिलाएं, आत्मा तो आत्माएं, कला तो कलाएं। तो ये बहुवचन हो गया। तो नियम बाद में करना है, पहले याद रखना है कि उसका बहुवचन क्या होगा। भाषा तो भाषाएं, अर्धचंद्र बिंदी वाला लगा देना है। क्लियर। फिर अकारांत स्त्रीलिंग की बात करते हैं। देखिए कि रात है तो रातें, तो उसमें क्या कर दिया, ए लगा दिया बस। तो बहन तो बहने, किताब तो किताबें। ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, अकारांत स्त्रीलिंग, यानी जिनके अंत में अ होता है उनका बहुवचन। इकारांत का देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग है, उनका बहुवचन करने में या लगा देना है। जैसे तिथि तो तिथिया, विधि तो विधिया, लिपि तो लिपियाँ। लेकिन ये रस्वई होना चाहिए, इकारांत यानी रस्वई है, दीर्घई नहीं है। क्लियर। अब दीर्घई वाला देखिए, दीर्घई इकारांत स्त्रीलिंग है, उनका बहुवचन करने के लिए भी हमें दीर्घई का पहले रस्वई कर देना है और बाद में या लगा देना है बस। जैसे सखी तो सखियाँ, तो खिड़की तो खिड़कियाँ, मछली तो मछलियाँ। लेकिन मछली ली में जो दीर्घई है पहले रस्वई कर देना है मछली, फिर या लगा देना है। क्लियर। इसके बाद या अंत वाले स्त्रीलिंग देखिए, उसमें या का या कर देना है, सिर्फ या लिखा है तो अर्धचंद्र बिंदी वाला या लगा देना है। जैसे चूहिया तो चूहियाँ, चिड़िया तो चिड़िया, अर्धचंद्र बिंदी वाला या लगा देने से ये बहुवचन हो जाता है। फिर उकारांत स्त्रीलिंग देखिए कि वधू है, तो यहाँ जो दीर्घऊ है उसका पहले रस्वऊ कर देना चाहिए। जैसे ये लिखा है वधू, ये लिखा है वधू, तो ये दीर्घऊ है, तो पहले तो हमें दीर्घऊ का रस्वऊ कर देना है और इसके बाद ये लगा देना है, तो ये हो गया बहुवचन, वधुए। क्लियर। इस प्रकार जू तो जुए, बहु तो बहुए, लू तो लुए। अब औकारांत स्त्रीलिंग की बात देखिए कि औकारांत में क्या होता है कि उसमें ए लगा देना है। जैसे गौ तो गौए। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग रूप से बहुवचन होता है। जैसे प्रजा तो प्रजाजन, पाठक तो पाठकगण, गायक तो गायक वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग, गुरु तो गुरुजन, शिक्षक वर्ग, ये बहुवचन होता है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, गरीब तो गरीब लोग, मित्र तो मित्रगण, ये बहुवचन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें ऐसे शब्द ही लगा देने से बहुवचन होता है। जैसे एक वचन में होता है, उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे स्त्री जाति, छात्र सेना,
टिड्डी दल, उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। वे होते हैं बहुवचन लेकिन प्रयोग एक वचन में होता है। और कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे प्राण, होश, आंसू, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, एक वचन होता ही नहीं है। ये हमेशा बहुवचन में ही बोलते हैं। उनके आंसू निकल आए ऐसे बोलते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कोई कोई ऐसा होता है ये सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता, वही उसका बहुवचन, ये हमेशा वही रहता है, उनका बहुवचन होता ही नहीं। आकाश है, पानी है, तो उनका बहुवचन नहीं होता। आकाश है, पानी है, जनता है, वर्षा है, घी है, बालू है, सत्य है, सहायता है, व्यथा है, उनका बहुवचन नहीं होता। ये सारे हमेशा एक वचन ही रहते हैं, वही का वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो गया वचन परिवर्तन की बात। अब देखते उपसर्ग। तो उपसर्ग हमने 3 प्रकार के देखे थे। एक तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, इसके बाद हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा जो है उर्दू के उपसर्ग। तो ये 3 प्रकार के उपसर्गों को याद रखना है और उन पर से जो बने हुए उदाहरण, खास करके उदाहरण हमें याद रखने चाहिए। एग्जाम्पल, बे नाम का उपसर्ग है, तो बे पर से कोई शब्द बना है, बेईमान है, बेचारा है, बेवकूफ़ है, बेइज्जत है, बेशर्म है, बहुत सारे शब्द बनते बे पर से। तो ये उदाहरण याद रखना चाहिए और देखना चाहिए उसमें बे नाम का उपसर्ग लगा हुआ है। हिंदी के उपसर्ग भी कई हैं, जैसे अध तो आधा, तो उन पर से कई सारे शब्द बने, अधपका, अधखिला, अधमरा, बहुत सारे शब्द हैं। उसी प्रकार संस्कृत में भी देखना चाहिए कि उसमें कई उपसर्ग ऐसे जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ लिखा है अत्यंत, ये जो लिखा है अत्यंत, तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमें उपसर्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ एक उपसर्ग समाया हुआ है, अति नाम का, इसमें समाया हुआ है। अति और अंग, अत्यंत, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अत्यधिक है, अत्याचार है, उसमें भी अति है, अत्युत्तम है, उसमें भी अति है। तो ऐसे उपसर्ग उसमें समाया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें उदाहरण और उपसर्ग दोनों देखने चाहिए, खास करके संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग और उदाहरण ये देख लेने चाहिए। क्लियर। इसके बाद प्रत्यय देखे थे, तो प्रत्यय उसके 2 ही भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हैं, उनके बहुत सारे भेद हैं। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं। उसमें से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, कर्णवाचक वाले संज्ञा बनाने वाले होते हैं, विशेषण और कर्तृवाचक भी बनाते हैं, जैसे गुमक्कड़, पियक्कड़, स्मरणीय, निंदनीय, ये सारे कर्तृवाचक हैं। तद्धित प्रत्यय से देखिए तो तद्धित प्रत्यय में भी भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले हैं, कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले हैं, जैसे गाड़ीवान है, धनवान है, गाड़ी वाला है, टोपी वाला है, ये सारे तद्धित प्रत्यय से बनते हैं। देखिए चमार है, लुहार है, सुनार है, ये भी कर्तृवाचक संज्ञा है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय भी है जो संबंध बताते हैं। एग्जाम्पली ससुराल, ननिहाल, तो ये संबंधवाचक शब्द बन जाते हैं। अब लिंग परिवर्तन की बात करते हैं, तो लिंग परिवर्तन में हिंदी में केवल 2 ही लिंग है, याद रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरा लिंग तो है ही नहीं, जैसे 2 वचन है वैसे 2 लिंग है। अब लिंग परिवर्तन के बहुत सारे नियम हैं, हमें नियम याद नहीं रखना है, हमें तो उदाहरण याद रखना है कि देवर तो उसका स्त्रीलिंग होता है देवरानी, रुद्र तो रुद्राणी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसे हैं जो नियम के अंतर्गत नहीं आते, जैसे भगवान तो भगवती, तो उसे याद रखना चाहिए। नेता तो नेत्री, ये खास कभी कभी उसका प्रयोग होता है, ये याद रखना चाहिए। कर्ता तो कर्त्री, दाता तो दात्री,
ऐसे कई कई शब्द हैं जो कभी कभी आते हैं, उसे हमें खास याद रखना चाहिए। जैसे सन्यासी तो सन्यासिनी, विद्यार्थी तो विद्यार्थिनी, तपस्वी तो तपस्विनी, अभिमानी तो अभिमानिनी, ऐसे शब्द हमें याद रखने चाहिए। फिर सिंपल जो होते हैं ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं जो नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कोई ऐसे शब्द हैं जो नियम के अंतर्गत नहीं। एग्जाम्पली यहां लिखा है कि ऊंट, ऊंटनी, तो उसमें सभी में नी लगा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह नियम के अंतर्गत नहीं है, उनके लिए हम भिन्न रूप ही रखना पड़ता है। जैसे वर लिखा है तो उसका स्त्रीलिंग हुआ वधू, ससुर तो सास, राजा तो रानी, विद्वान तो विदुषी, विदुर तो विधवा, ये नियम के अंतर्गत नहीं है, ये खास हमें याद रखने चाहिए। और कोई कोई ऐसे हैं शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उसे याद रखना चाहिए। जैसे पर्वत, पहाड़ है, उनके नाम देश के नाम है, समुद्र के नाम है, अनाज के नाम है, वार के नाम है, ग्रहों के नाम हैं, रत्नों के नाम हैं, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर जो हैं वह पुल्लिंग होते हैं। अरबी फारसी में अंत में जो खाना शब्द आता है, दवा खाना, तो ये पुल्लिंग होते हैं। अरबी फारसी में जो के अंत में दान शब्द आता है, पुल्लिंग होते हैं, चाय दान। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे संस्कृत के आकारांत शब्द जो होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया है, कृपा है, परीक्षा है, माला है, माया है, सभा है, प्रतिज्ञा है, तो ये आकारांत है, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के होने चाहिए, तत्सम शब्द होने चाहिए। फिर उकारांत तत्सम शब्द, ये संज्ञाएं हैं, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। मृत्यु है, आयु है, वस्तु है, ऋतु है, वायु है, धातु है, ये उकारांत तत्सम संज्ञाएं। फिर इकारांत तत्सम संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती है। जैसे जाति है, समिति है, शक्ति है, शांति है, संधि है, रीति है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। फिर आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, तो, री और ऐसे अंत वाले जितने भी शब्द हैं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट। फिर भाषाओं के जितने भी नाम हैं सभी भाषाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है। संस्कृत है, गुजराती है, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, कोई भी भाषा का नाम पुल्लिंग नहीं होगा। भाषा के साथ साथ भाषा की बोलियां हैं, उनका नाम भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे काठियावाड़ी है, सुरती है, भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी है, राजस्थानी है, ये बोलियां हैं, तो ये स्त्रीलिंग होती हैं। लिपियों के नाम, भाषा की जो लिपियां हैं जिनमें लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिपि तो स्त्रीलिंग शब्द है, गुरुमुखी लिपि स्त्रीलिंग है। फिर ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि, जितनी लिपियां हैं, लिपियों के नाम हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए। बाकी तो ज़्यादातर हमें पता है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है। क्लियर? अब देखिए संज्ञा। तो ये संज्ञाएं जो हैं हमारे यहाँ 5 संज्ञाएं हैं मुख्य। ये 5 संज्ञाओं के नाम हमें याद रखने। पहले तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, पहले उनका भेद देख लीजिए। तो किसी का नाम है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, जो ज़्यादा नहीं है, एक ही है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे भारत है, गंगा है, पाकिस्तान है, गुजरात है, भावनगर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक देखिए तो जातिवाचक में पर्वत है, नदियां हैं, देश है, कबूतर है, पुस्तक है, ये सारी जाति है, बहुत सारे हैं, तो इसे जातिवाचक कहते हैं। तो ये 2 याद रखने से दोनों क्लियर हो जाएगी, दोनों एक साथ याद रखनी है। इसके बाद देखिए कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक उसे कहते हैं जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इंद्रियों द्वारा, देख नहीं पाते, किसी को दिखा नहीं पाते।
अनुभव करते हैं। ये सारे शब्द जैसे हंसी है, खुशी है, कड़वाहट है, बेचैनी है, क्रोध है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये सारे शब्द मानवता है, ये भाववाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक देखिए कि जिसे नापा तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। गिना नहीं जा सकता, नापा तोला जा सकता है, जैसे मिट्टी है, अनाज है, लोहा है, दूध है, पानी है, सोना है, कोयला है, इसे नापा तोला जा सकता है, तो ये द्रव्यवाचक है। फिर समूहवाचक संज्ञा देखिए, जो समूह को संकेत करती है, जैसे भीड़ है, झुंड है, सेना है, परिवार है, सभा है, कक्षा है, रेवड़ है, वृंद है, दल है, ऐसे शब्द समूहवाचक। क्लियर। अब सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यानी नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। ये व्याख्या, ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब नाम के बदले बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, मैं, हम, आप, वह, वे, यह, तो ये सारे शब्द जो है सर्वनाम, क्योंकि उनके नाम के बदले हम बोलते हैं। तो ये सर्वनाम के भेद देखिए, 6 भेद हैं मुख्यतः कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसके तो 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के भेद, कौन सा सर्वनाम है कैसे पता चले? देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ जो बोलने वाला है, कहने वाला है, सुनने वाला है, या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ये सारे यहाँ आ जाते हैं। जैसे मैं आज तुम्हें मित्रता नामक एक पाठ पढ़ाऊंगा, तुम सब किताबें निकालो, वे जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी बुला लाओ। तो इनमें बहुत सारे सर्वनाम, तीनों आगे, मैं यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम है यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर वे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सारे सर्वनाम हैं, एक ही उदाहरण में सब आ गए। तो ये सर्वनाम की बात हो गई। फिर होता है विशेषण। तो विशेषण जो हमारा है, विशेषता बताने का कार्य जो करता है उसे हम विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ। तो विशेषण के भेद देखिए, तो विशेषण के जो मुख्य भेद है, 4 भेद हैं। एक तो गुणवाचक विशेषण है, फिर दूसरा है संख्यावाचक है, फिर परिमाणवाचक है और सार्वनामिक है। अब गुणवाचक के कई उपभेद भी हो सकते हैं, जैसे गुणबोधक है, दोषबोधक है, आकारबोधक है, रंगबोधक है, स्थानबोधक है, दशाबोधक है, स्पर्शबोधक है। उनमें अलग अलग कई भेद हो सकते हैं। जैसे गुणबोधक में अच्छा है, भला है, सीधा है, गुणबोधक है। तो रंगबोधक में लाल है, पीला है, हरा है, रंगबोधक है। स्पर्शबोधक में कठोर है, कोमल है, खुरदरा है, तो ये स्पर्शबोधक है। कोई स्थान बोधक होता है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई देशी है, विदेशी, ये स्थान बोधक है। कोई दोष बोधक हो सकता है, दुष्ट है, बुरा है, अभिमानी है, ये हमारे दोष बोधक है। काल बोधक भी होता है, नया है, पुराना, ऐसे कई सारे गुणवाचक के अंतर्गत उपभेद हो सकते हैं। फिर संख्यावाचक, तो उसके 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित यानी जिन्हें हम गिन सकें, अनिश्चित जिन्हें हम गिन नहीं पाते, ये अनिश्चित। एग्जाम्पल कि 2, 4, 10, 20, ये निश्चित। पहला, दूसरा, तीसरा, ये निश्चित। 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ये निश्चित। दोनों, तीनों, पांचों, ये निश्चित। 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये निश्चित। लेकिन अनिश्चित में क्या है कि जिसे गिन नहीं सकते, जैसे कुछ बच्चे, थोड़े चित्र, सब लड़कियां, कुछ फल, थोड़े रुपये, तो इनमें पता नहीं चलता कितना। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर देखिए परिमाणवाचक, तो परिमाण में भी 2 भेद है, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित। तो परिमाण में क्या होता है, जिससे मात्रा है, नापना है, तोलना है, ऐसी चीज वस्तुएं
इसमें इसके अंतर्गत आती है। जैसे 2 किलो आटा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन हम कहें कि भाई थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? फिर देखिए सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक में क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग जहां होता है वह विशेषण बन जाता है। एग्जाम्पल, यह तोता बोलता है, तो यह शब्द है ये विशेषण हो गया। हम कहते हैं वह लड़का प्रथम आया, तो वह लड़के के लिए विशेषण हो गया। तो सर्वनाम का जहां प्रयोग होता है वह सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद अव्यय। तो अव्यय यानी जिनका व्यय ना हो। तो अव्यय के भेद हमें देखने थे। अव्यय अविकारी शब्द है, उनका लिंग वचन काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो उनके भेद है क्रिया विशेषण, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमने देखा था कि वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषण है। फिर समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक यानी समुच्चय करता है जो, उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक। जैसे उसमें ये सारे शब्द आते हैं, लेकिन, इसलिए, बल्कि, और, ये समुच्चय करता है, तथा, ये समुच्चय। फिर तीसरा है विस्मयादि बोधक। तो उसमें ऐसे शब्द आता है आ, अरे, ओ। फिर संबंध बोधक। तो संबंध बोधक क्या करता है, वह संबंध बताने का कार्य करता है। जैसे उसके पास, उसके बिना, उससे पहले, उसकी ओर, के आगे, के बारे, तक, ब, ये पहले, पीछे, समेत, ये सारे शब्द संबंध बताते हैं। तो ये संबंध बोधक है। तो ये 4 भेद हो गए अव्यय के। इसके बाद काल की बात करते हैं। तो काल मुख्यतः 3 काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्यकाल। उसके भी उपभेद है। जैसे हम भूतकाल की बात करें तो कोई सामान्य भूतकाल है, जैसे मैंने फल खाए, सामान्य भूतकाल है। फिर दूसरा भेद है पूर्ण भूतकाल, कि हमने दूध पिया था, मैंने फल खाए थे, तो ये पूर्ण। फिर अपूर्ण भूतकाल, जो क्रिया शुरू है भूतकाल में, तो मैं फल खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल। फिर वर्तमान काल के भी भेद हैं। देखिए कि सामान्य वर्तमान काल है कि मैं फल खाता हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल है। लेकिन पूर्ण वर्तमान काल क्या है कि मैंने फल खाए हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण भी हो सकता है वर्तमान काल, जैसे मैं फल खा रहा हूँ, ये अपूर्ण वर्तमान काल। भविष्यकाल है, तो भविष्यकाल के भी भेद है। देखिए कि सामान्य भविष्यकाल कि माली पौधों में पानी देगा, ये सामान्य। फिर हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल कि शायद कल सवेरे वह आ जाए, ये संभाव्य है, ये संभावना व्यक्त करता है। तो ये भविष्यकाल हो गया। इसके बाद एक बार बात हुई थी, ये चैप्टर जो लिखवाया नहीं है, केवल सीखने के लिए है। एक बार मैंने बताया था, फिर एक बार बता दूं, शब्दकोश क्रम। तो शब्दकोश क्रम क्या है? तो सबसे पहले शब्दकोश क्रम सीखने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि स्वर का क्रम क्या होता है। स्वर व्यंजन आप जानते हैं, स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं, स्वतंत्र। व्यंजन, व्यंजन इसे कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, वह स्वतंत्र नहीं है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। लेकिन अ, आ, ई ये स्वर है। तो ये स्वर और व्यंजन, उनका क्रम, ये शब्दकोश क्रम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कोई भी शब्द है शब्दकोश क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले स्वरों का प्रयोग करना है। स्वर वाले पहले लेने हैं, इनके बाद व्यंजन वाला लेना। तो स्वर में भी हमें याद रखना है ये सूत्र के गुजराती में सूत्र कहा गया है कंकड़ कागड़न कातू, यानी बिंदी वाले, अनुस्वार वाले, ये पहले लेना चाहिए, सबसे पहले वही लेना है। इसके बाद आ। तो यहां स्वर का ये क्रम दिया गया है कि सबसे पहले ये ले लेना चाहिए।
बाकी तो क्रम लिखा ही है, अ अम आ ई उ रू ए ऐ ओ औ, ये क्रम है, उसी क्रम में हमें पहले लिखना है। दूसरी बात कि जब हम शब्दकोश क्रम सीखते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखिए बोर्ड पर, कि ये जो एग्जाम्पल है कि प्यासी है, आंगन है, सागर है, इंसान है, वितान है, तो इनमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें तो सबसे पहले स्वर वाले लेने। स्वर में भी ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा स्वर ले, तो जिनके ऊपर अनुस्वार हो, ऐसा तो कोई नहीं है, तो अब अ आ से शुरू करते तो ये नंबर 1 होगा। क्लियर? तो हमें इस प्रकार शुरुआत करनी है। बाकी तो आप जानते हैं कि अब स्वरों के क्रम में देखिए, इसके बाद अ आ ई फिर ऊ आता है, तो ऊ लीजिए, अ आ ई ऊ रू नहीं है। अब स्वर पूरे हो गए हैं, अब व्यंजन से शुरू करते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहला कौन आता है, तो व्यंजन का क्रम हमें पता है, व्यंजन क ख ग घ, तो ये देखना चाहिए कि भाई ये तो हो गया, सॉरी एक शब्द रह गया है, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा, ऐसे। क्लियर? अब हमें देखना है व्यंजन से। तो व्यंजन में देखिए कि जहाँ व्यंजन है तो उसका क्रम तो हमें पता ही है, क ख ग, तो ग से शुरू करते, ग के बाद घ, ये घ के बाद च के बाद छ, हाँ च के बाद छ, ज, उसी प्रकार हमें क्रम में रखने हैं। तो ये मैंने क्रम बता दिया कैसे लिखना है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि भाई ये चट्टान है, उसके बाद प्यासी है, बंदी है, मंजिल है, मुस्कान है, रेगिस्तान है, वितान है और अंत में सागर। तो ऐसे क्रम में ये शब्दकोश क्रम होना चाहिए। दूसरी एक बात बता दूं कि यहाँ शब्दकोश क्रम में आपको रखना होता है, ये सीखने के लिए है, महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए शब्दकोश क्रम क्या है। क्लियर? तो ऐसे लिखना होता है, ये सीखने के लिए। अब देखिए हमें शब्दकोश क्रम, व्याकरण भी हो गया, शब्दकोश क्रम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, पत्र लेखन और निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो पत्र लेखन तो क्लियर है हमारे पास, हमें पता है, हमने एक चार्ट भी बना लिया था कि पत्र कैसे लिखना होता है, ये क्लियर है। पत्र लेखन ये ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, उसमें 3 मार्क्स या सॉरी 8वीं कक्षा में 5 मार्क्स में पूछा जाता है ये पत्र लेखन। तो ये 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए जो लिखना होता है उसके अथवा में एक प्रश्न आता है डायरी लेखन। आप सीख चुके हैं पत्र के साथ साथ डायरी, तो ये ऑप्शन में होता है, पत्र नहीं लिखते तो डायरी लिखनी है। लेकिन आपके लिए तो इजी है पत्र लिखना। पत्र में क्या होता है, सबसे पहले पता लिखना है, इसके नीचे दिनांक लिखनी है, इसके बाद संबोधन है, संबोधन के नीचे अभिवादन करना है, अभिवादन के बाद 2 लाइन, 1 या 2 लाइन ऐसी फॉर्मेलिटी औपचारिकता की लिखनी है। इसके बाद पत्र का मुख्य विषय होता है जिनके लिए आप पत्र लिखते हैं, और समापन होता है कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, भाई बहन को मेरी याद, तुम्हारा मित्र, और उसके नीचे आपके हस्ताक्षर। तो ये क्रम है, यही क्रम में लिखना होता है। आपका पता आप राइट हैंड पर लिखे या लेफ्ट हैंड पर चलेगा। उनके नीचे दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए, जैसे आज 9 अप्रैल, तो ऐसे लिखना चाहिए 9 अप्रैल, अप्रैल नहीं लिखना है, 2 फरवरी, 30 जनवरी, ऐसे लिखना चाहिए। फिर साल लिखनी है। अंक जो भी लिखे वह इंग्लिश अंक, रोमन अंग्रेजी में ही लिखे, लेकिन जनवरी फरवरी ऐसे लिखना होता है। क्लियर? संबोधन संबंध के अनुसार होना चाहिए। आपके पास चार्ट है, उसमें देख लीजिए कौन पत्र लिखता है, किसको लिखता है, तो संबोधन क्या करेगा, और संबंध के अनुसार अभिवादन भी करेगा। बड़े हैं तो सादर प्रणाम,
छोटे हैं तो शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, और हमारे समवयस्क है, हमारा मित्र या सखी है तो हम लिखते हैं सप्रेम नमस्ते। क्लियर? तो ये पत्र तो इजी है, 6 मार्क में पूछा जाता है। उसके ऑप्शन में डायरी पूछी जाती है, डायरी का विषय भी दिया गया है, उस पूरे दिन का विवरण उसमें लिखना होता है। इसके बाद देखते हैं निबंध लेखन। तो निबंध लेखन तो बहुत ही इजी है, हम सीख चुके हैं निबंध। जैसे मेरे प्रिय नेता सरदार पटेल, तो उनके पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनके लिए काव्य पंक्तियाँ भी है हमारे पास गुजराती में। शक्ति की शिला अटल, आपके पाठ लेसन में लिखा है। तो सरदार पटेल के बारे में ऐसी कोई काव्य पंक्तियाँ, मान लीजिए कोई परीक्षा के बारे में निबंध पूछा गया, यदि परीक्षा ना होती तो भी कोई काव्य पंक्ति से प्रारंभ करना चाहिए, कोई अच्छी। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, एक तो प्रस्तावना, ये पहला पॉइंट, और एक अंतिम पॉइंट होता है उपसंहार। तो प्रस्तावना में निबंध के विषय का हमें परिचय देना है, तो परिचय बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। कोई काव्य पंक्ति से, कोई सुविचार से, कोई कहावत से, कोई संस्कृत श्लोक से, कोई शेर से, कोई गुजराती काव्य पंक्ति भी वहाँ आप लिख सकते हैं विषय के अनुरूप। जैसे मातृ प्रेम ये निबंध पूछा गया है तो प्रारंभ में आप लिख सकते हैं जननी नी जोड़ सकी नहीं जडेरे लोल। वर्षा ऋतु पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं प्रारंभ में अषाढ़ी सांजना अंबर गाजे ने मेघाडंबर गाजे, लिख सकते हैं। तो विषय के अनुरूप होना चाहिए। तो ये प्रारंभ में और अंत में उपसंहार में, उपसंहार क्या होता है, आप अपने विचार वहाँ व्यक्त कर सकते हैं। आप जो कहना चाहते हैं, अपने मौलिक विचार रखना चाहते हैं तो वहाँ रख सकते हैं। और अंत में भी कोई सुविचार, कोई काव्य पंक्ति, कोई कहावत, कोई इंग्लिश कोटेशन है किसी का, तो ये भी वहाँ रख सकते हैं विषय के अनुरूप। तो ऐसा हमारा निबंध होना चाहिए। निबंध लंबा नहीं लिखना है, केवल 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्द यानी हमारा हाफ पेज होगा, इससे ज़्यादा लंबा लिखना ही नहीं, क्योंकि समय भी नहीं है। ऑप्शन मिलेगा। हाँ, एक बात है, हर एक पॉइंट्स के आधार पर निबंध लिखना है। जो भी मुद्दे दिए गए हैं उनके अलग अलग पैराग्राफ होने चाहिए, भले ही 1 या 2 लाइन का पैराग्राफ बने। 1 या 2 लाइन का पैराग्राफ बनता है तो बनाए, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ बनने चाहिए। अलग अलग मुद्दे हैं तो अलग अलग पैराग्राफ में लिखें। सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार आपको पेपर स्टाइल मिल गई है। आपको पता है सबके लिए अलग अलग कितने कितने मार्क्स है, कहानी के लिए क्या है, पत्र लेखन के लिए क्या है, पत्र लेखन के ऑप्शन में क्या है, ये सब क्लियर। अब हमें पेपर स्टाइल के मुताबिक अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। सिलेबस बहुत ही छोटा है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो गया है। तो अभी पहले तो आपके लिए ये WRT होगी, ये जो रिवीजन किया है तो पहले WRT होगी। इसके बाद हमारी फाइनल एग्जाम होगी, तो उसके लिए भी पेपर स्टाइल भेज दी गई है, ये भी आपको मिल गई होगी, तो उसका भी अध्ययन कर ले। और एक बात बता दूं कि हमारी जितनी भी WRT है महत्वपूर्ण होती है। इन WRT में से ही हमारी सेमेस्टर एग्जाम या फाइनल एग्जाम होती है। तो सभी WRT को फिर से एक बार देख ले, उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वही प्रश्न तैयार कर ले कि भाई ये भी आ सकता है, फाइनल एग्जाम में हो सकता है, सेमेस्टर एग्जाम में ये भी हो सकता है, तो उसे भी देख लेना चाहिए। चलिए, तो ये पूरा होता है हमारा ये कार्य। नमस्कार, बेस्ट लक।